आज मैं किसी एटम के अंदर ये न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्या होता है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो एटम जो हमारा अंदर उसका जो फॉर्म होता है उसका दो तरह का डिज़ाइन होता है। एक न्यूक्लियस होता है और एक सेल, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल का बना होता है, जो कि न्यूक्लियस पे जो होते हैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज लिए होता है और न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो ये दोनों जो होते हैं न्यूक्लियस पे रहते हैं। उसके बाद जो सेल पे होते हैं, सेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निगेटिव चार्ज लिए होते हैं, जो कि बहुत सारे सेल्स में बटे होते हैं। तो उसमें हर सेल्स पे एक फिक्स एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो न्यूक्लियस का रिवॉल्व करता है। तो ये होता है हमारा एटम का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियस पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो कि प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियर चार्ज हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है। जैसा कि कूलम्स लॉ में दो फोर्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है उस फोर्स के वैल्यू का इक्वेशन बताया गया है कि F इक्वल टू के कॉन्स्टेंट Q1 Q2 बाय R², इस तरह से है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, एक्चुअल फोर्स जो है वो जो एक्सपेक्टेड फोर्स जो आता है वो अलग हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, उसमें कमी हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है एटम में? तो इसमें जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो ये न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको वो रोकते हैं, शील्ड का काम करते हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, तो ये शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है वही जो न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस सेल जो लास्ट ऑर्बिट है उस पर नहीं जाने देते, रोकते हैं। तो इस शील्ड स्क्रीनिंग जो बना देते हैं ऑर्बिट को, तो वही है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। ये ऐसा क्यों होता है, क्यों वो स्क्रीन करते हैं, शील्ड बना देते हैं? तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होता है उस पर जो न्यूक्लियस रहते हैं, और ये बाद वाले ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उन दोनों के बीच क्या होता है कि ये दोनों निगेटिव चार्ज होता है। तो हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज सेम चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव निगेटिव वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम चार्ज हो गए, तो ये क्या करते हैं, अपने बाद वाले ऑर्बिट पे जो है उसको रिपेल करते हैं। तो जैसे जैसे बाद वाले ऑर्बिट चले जाते हैं तो वहाँ पे शील्ड बनते जाता है, हर ऑर्बिट पे एक शील्ड इलेक्ट्रॉन का बनता चला जाता है, पास वाला फिर उसके बाद वाले को शील्ड करता है, वो पहले वाला अपने बाद वाले को, ऐसे वैलेंस सेल के पास एक बड़ा शील्ड बन जाता है। तो यही है शील्डिंग इफ़ेक्ट, जो कि न्यूक्लियर चार्ज जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको पूरे तरह से नहीं जाने देता है, उसका थोड़ा ही बचा खुचा जो बच के जाता है उतना ही जाता है। तो ये हो गया हमारा शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो ये शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है इसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं और एस से भी, कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं, दोनों से। कहीं कहीं पे बुक में सिग्मा भी मिलता है और कहीं कहीं पे सिर्फ एस से भी डिनोट कर देते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। और मेनली शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है किन फैक्टर से इस पर इफ़ेक्ट होता है, तो जितना ज़्यादा साइज होगा एटम का उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट हुआ, यानी कि उतना ही जितने ऑर्बिट फॉर्म होंगे उतना ही वो शील्डिंग इफ़ेक्ट बनाएगा। ये हो गया शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो अब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये जो शील्ड करता है वैलेंस सेल पे कुछ ही पोर्शन जो न्यूक्लियर चार्ज का जाता है। तो जितना अट्रैक्शन जाता है न्यूक्लियर चार्ज का वैलेंस सेल पे, वही हमारा नेट इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम ZeFF से डिनोट करते हैं, जहाँ पे हम ZeFF इक्वल टू हो जाता है
जेड माइनस सिग्मा, या उसको कैपिटल एस भी लिख सकते हैं। तो ZeFF हो गया इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पे जेड जो है न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन की नंबर, और माइनस सिग्मा यानी कि शिल्डिंग इफ़ेक्ट। तो ये होता है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या इफ़ेक्ट करेगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो है, इस पर अगर शिल्डिंग इफ़ेक्ट किसी एटम का ज़्यादा है तो उसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, यानी जितना साइज पे, एटम के साइज पे डिपेंड करेगा। और दूसरा है डिफ्यूज शेप ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स जो S, P, D, F ऑर्बिटल्स होते हैं उसके शेप पे डिपेंड करता है। तो वो क्योंकि S का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तो उस पर चारों तरफ सेम फोर्स पड़ता है, तो जिसके कारण उस पर उसका ज़्यादा होता है। और P में जब हम का देखते हैं तो उसका शेप डम्बल होता है, 2 लीफ जैसा होता है, तो उसका जो फैला होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें फोर्स चारों तरफ से सही प्रोपोर्शनल में नहीं पड़ता है, तो उसका थोड़ा कम हो जाता है। उसी तरह हो गया डी का, वो डेजी फॉर्म में यानी 4 लीफ के शेप में होता है, वो और फैला होता है, तो उसमें भी कम हो जाता है फोर्स। और जो एफ ऑर्बिटल्स है वो टेट्राहेड्रल शेप में होता है और बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, तो उसमें भी जो फोर्स लगता है वो इन सब ऑर्बिटल से और कम होता है। तो यही है रीज़न। जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि साइज में कैसे होता है। तो साइज में जैसे हमारा 3p है और 4p है, तो इसमें 3p ऑर्बिटल है और 4p ऑर्बिटल है, तो इसमें किस पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो 3p और 4p में देखेंगे तो 4p में हमारा क्या होगा, शिल्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, और 3p में शिल्डिंग इफ़ेक्ट कम होगा क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। तो 3p पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो यानी 3p ग्रेटर देन 4p। तो ये है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जैसे डिफ्यूज शेप ऑर्बिटल्स में देखेंगे तो इसमें क्या, जैसे 3p 4s और 4d है, तो इसमें देखेंगे कौन किस में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो 3p है, जिसका साइज़ छोटा है, तो इस पर 3p सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 4s और 4d में, तो इसमें किस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो इसमें हम शेप से कंपेरिजन करेंगे, किसका डिफ्यूज शेप है। तो 4s का वो स्फेरिकल है, तो वो यानी उस पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो वो यानी इस पे ज़्यादा, तो वो उससे बड़ा होगा, और लास्ट में हमारा डी हो। तरह से ये डिक्रीज़ करता चला जाता है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग इफ़ेक्ट और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। ये इसमें हम देखते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, तो उसमें बढ़ता है। और इसमें नीचे की तरफ भी ऊपर से नीचे भी जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो ये दोनों तरफ जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। शिल्डिंग इफ़ेक्ट जो है, शिल्डिंग इफ़ेक्ट जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसमें ऑर्बिट का नंबर नहीं बढ़ रहा है, ऑर्बिट उतना ही है। तो 2 ही ऑर्बिट है, सेकेंड पीरियड में देखेंगे तो 2 ही ऑर्बिट है, तो उसमें शुरू से लेफ़्ट टू राइट 2 ही ऑर्बिट में है, तो यहाँ पे शिल्डिंग इफ़ेक्ट सेम टू सेम कांस्टेंट है। इसी तरह थर्ड पीरियड में भी देखेंगे तो सब में 3 ही ऑर्बिट फॉर्म होगा, तो ये कांस्टेंट होगा लेफ़्ट टू राइट में। वही ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे शिल्डिंग इफ़ेक्ट हमारा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में हमारा ऑर्बिट नंबर भी बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा जिसके कारण हमारा शिल्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ रहा है। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट वो बढ़ रहा है। लेफ़्ट टू राइट में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे शिल्डिंग इफ़ेक्ट कांस्टेंट है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है,
तो जिसके कारण हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और इसी तरह हम ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ जाता है, एटम का साइज बड़ा हो जाता है, तो जिसके कारण शिल्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है उस एटम का और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। इस तरह से कम ज़्यादा होता है न्यूक्लियर चार्ज का, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफ़ेक्ट। तो यही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।